Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Biomedical Instrumentation 2. Here's your lab instructor Nashita Alvaz. Agenda of your today's experiment basically includes 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, results and discussion part, conclusion. The title of your today's experiment is the basic introduction of the virtual instrument designing in LabVIEW software. Furthermore, we will design our virtual instrument for the spirometry test. Equipment needed for the experimentation: NI LabVIEW software, NI Elvis 2 series benchtop workstation, NI Elvis 2 series prototyping board, AC/DC power supply, high-speed USB cable, wires to build circuits, vernier analog protoboard connector, and the vernier spirometer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So, what is the virtual instrumentation? Now, if I will talk about the traditional desktop equipments, उसमें क्या होता था कि मुझे ऑसिलोस्कोप चाहिए तो सेपरेट एक ऑसिलोस्कोप की जरूरत थी. देन मुझे फंक्शन जनरेटर का काम कराना होता था तो वो हमें चाहिए होता था. देन अगर सर्किट में से मैंने अपने वोल्टेजेस और करंट्स को मेजर करना होता था तो मुझे डीएमएम चाहिए होता था. तो इन सारी चीजों को सेपरेटली मुझे इनकी नीड होती थी, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी. इसके अलावा जो मेरे पास कंट्रोल और ऑटोमेशन का काम था वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था. जबकि आजकल जो है हम लोग बहुत ज्यादा ऑटोमेशन और कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं. तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास हमारी ये नीड बन चुकी है कि हम लोग जो है अपने सारे सिस्टम्स को कंपैक्ट करें और अपने रिजल्ट्स को या अपनी आउटपुट्स को, अपनी कंट्रोलिंग को सिस्टम्स की सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर सकें. क्योंकि ऑटोमेशन एक टाइम जो है वो इंक्रीज हो चुका है, सिस्टम जो है ऑटोमेटेड हो चुके हैं, उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है. तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंप्यूटर पे और वर्क स्टेशन पर, जो कि जिसमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कॉस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर होता है, प्लग इन बोर्ड्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं और टुगेदर करके अपने आप को सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को और हार्डवेयर को कंबाइन करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मीन्स हमारे पास जो है, अगर मैं बात करती हूँ नेशनल इंस्ट्रूमेंट कंपनी की, तो उनका एक बोर्ड अवेलेबल है NI Elvis. उस पर क्या होता है कि आपको अगर ऑसिलोस्कोप चाहिए तो वो भी उस पर माउंट हुई हुई है, अगर आपको फंक्शन जनरेटर का काम कराना है तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपने डीएमएम का काम कराना है तो वो भी उस पर अवेलेबल है, वेरिएबल पावर सप्लाई देनी है वो भी उस पर अवेलेबल है. मीन्स सारे फंक्शन जो है वो एक ही प्लग इन बोर्ड पर अवेलेबल है और आपको जस्ट एक ड्राइवर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होता है उस सारी प्रोग्रामिंग के लिए जो आपने जिसके थ्रू अपने सिस्टम को कंट्रोल करना है. सिस्टम को अटैच करोगे अपने NI Elvis बोर्ड से और NI Elvis बोर्ड को अपनी इंटरफेसिंग वायर के थ्रू अपने पीसी पर अटैच कर दोगे और वो सारी कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकते हो जो आपने डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हुए परफॉर्म करी थी, जस्ट आपके 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू. एक आपका सिस्टम, एक आपका NI Elvis बोर्ड और एक आपका पीसी. तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. इसके अलावा जो है आपके पास साइज कम्पैक्ट हो रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू आप लोग जो हो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे शिफ्ट हो रहे हो जहां पर आप लोगों का एक वर्क स्टेशन और कंप्यूटर था जिसमें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है और इसके अलावा आप लोगों का एक हार्डवेयर है जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. उस पर सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो है माउंट हुए हुए हैं. आपने जस्ट उस हार्डवेयर को अपने पीसी से अटैच करना है, पीसी में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और आप लोग जो हो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो जो आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म करना चाहते हो. सो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज द यूज ऑफ कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर टू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स. क्या होता है कि आप अपने पीसी पे यूजर के लिए जो कन्वीनियंट होता है सॉफ्टवेयर
कस्टमाइजेबल होता है उसको इंस्टॉल करते हो और अपने पीसी के साथ या कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके साथ भी हार्डवेयर को अटैच करते हो, तो उस टाइप का जो इक्विपमेंट है उसको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का हम नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे होते हो उसके जितने भी आइकन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है और उस आइकन बेस्ड प्रोग्रामिंग की रिजेम्बलेंस जो है वो रियल टाइम के इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपका यूजर है उसको इजी होता है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग उस सॉफ्टवेयर पर कर सके। तो आपका जितना भी सेटअप जो हार्डवेयर बेस्ड था वो सारा कंट्रोलिंग जितनी भी हार्डवेयर बेस्ड थी वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होती जा रही है, यूजर फ्रेंडली होता जा रहा है आपका सिस्टम। और जो भी प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग आइकन्स यूज करते हो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उसके अंदर प्रोग्रामिंग के आइकन की बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस होती है आपके रियल लाइफ के इक्विपमेंट से। मींस जैसा आपके पास थर्मोमीटर है वैसा ही आपको आपके सॉफ्टवेयर पर नजर आएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, ह्यूमन के लिए ह्यूमन फ्रेंडली हो जाती है। तो इजी हो जाता है कि आप लोग कोई बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो बना सको। अगर अब मैं कंपैरिजन करती हूँ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी है आपके वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स ने। किस तरह से इंक्रीज कर दिया है कि जो आपके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे उस पर भी एक माइक्रो प्रोसेसर होता था, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, और आपके जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है उसको भी एक प्रोसेसर की जरूरत होती है। लेकिन जो भी आपके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको जब माइक्रो प्रोसेसर की नीड होती थी तो वो सेपरेट कनेक्ट कर होते थे। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में वही चीज जब इम्प्लीमेंट हो जाती है, जो प्रोसेसिंग का काम आपने कराना होता है वो अगर सॉफ्टवेयर पर ही इम्प्लीमेंट हो रहा है आजकल, तो उस टाइप के इक्विपमेंट को वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो साइज है, प्रोटोटाइप किस्म के बोर्ड्स बन गए, उनका साइज जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है और आप जो हो कंट्रोलिंग इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है स्टोरेज का है। तो टुडेज पर्सनल कंप्यूटर्स हैव हार्ड डिस्क that can store a lot of data like in gigabytes form of data. So आपके लिए इजी हो चुका है कि आप लोग ऑडियो और वीडियो बेस्ड टाइप का जो डाटा है उसको प्रोसेस कर सको, उसको स्टोर कर सको। तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीज नहीं थी। अगर आपने पहले कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसको सेव करके रखना है कि आप फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सको, उस पर रिसर्च कर सको, तो ये फंक्शन जो है वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल नहीं था। जबकि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो पहले से बने हुए प्रोग्राम को अपने अंदर सेव कर सकते हैं और जो है उसको फ्यूचर में रिसर्च में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ड डिस्क पर डिपेंडेंट है और लॉट ऑफ डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले का एक फंक्शन अवेलेबल है। सो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसकी एक कलर की डेप्थ और पिक्सल रेजोल्यूशन जो होती है वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के निस्बत बहुत अच्छी है, बहुत बेटर क्वालिटी की है। आप लोग जस्ट जो है अपना पोर्टेबल बोर्ड लाइक एलवीएस बोर्ड कनेक्ट करते हो अपने पीसी से और इजीली रिजल्ट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हो, उनको सेव कर सकते हो एक अच्छी क्वालिटी के अंदर। जबकि अगर मैं बात करती हूँ ऑसिलोस्कोप वगैरह की, वहां पर जो है आपके पास सेव करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता था। इसके अलावा रिजल्ट्स की भी इतनी जो अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी कि आप उनको अपने रिसर्च वर्क में यूटिलाइज कर सको। Question is, why is virtual instrumentation necessary? Virtual instrumentation क्यों हमें आजकल जो है इसकी नीड होती जा रही है? With respect to time जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपके पास जो है ऑटोमेशन पे आपका सिस्टम बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे पास जो है जितना भी क्लेम है उसके लिए भी ऑटोमेशन बहुत ज्यादा मस्ट होती जा रही है। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर आपको जस्ट जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोलिंग करनी होती है। आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को चलाना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना मस्ट नहीं है। आपके पास ये इजी ऑप्शन अवेलेबल है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का कि आप लोग जो हो जस्ट एक प्रोटो बोर्ड कनेक्टर हो जिसपे इनपुट आउटपुट का ऑप्शन अवेलेबल हो, सप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल हो, आप जस्ट इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करो और अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ऑल प्रोडक्टिव किस्म की जो है वो प्रोग्रामिंग कर सको। स्पेस कम हो जाए, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए,
आपका सिस्टम जो है वो कंपैक्ट हो जाए, तो ऑटोमेशन जो है आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर पर शिफ्ट हो रहे हो और आपको जैसे जैसे सिस्टम कंप्यूटर पर शिफ्ट हो रहा है तो आपको कोई भी न्यू सिस्टम टेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग कंप्यूटर के थ्रू उसको चेक करोगे, देन इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जो इन्वेस्टमेंट जो वेस्ट होनी थी पहले, जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्टिंग का फिनोमेना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर सकते हो। पहले आप टेस्ट करोगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इस तरह का सिनेरियो जहां पे आप जस्ट इनपुट आउटपुट का कनेक्ट करो, मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट सिस्टम जनरेट करो और जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी प्रोग्रामिंग कर सको, नीड बन चुका है, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारी लाइफ जो है वो ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। Why LabVIEW is ideal for creating the virtual instruments? LabVIEW has basically contains the graphical programming language. इसमें आइकन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। आपने जस्ट आइकन को पिक करना होता है और ड्रॉप कर देना होता है। मीन्स अगर आपने जो है फंक्शन परफॉर्म करवाना है ऑसिलोस्कोप का, तो यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपने पिक करना है और प्लेस कर देना है। अगर आपने नॉब्स अटैच करने हैं, अगर आपने थर्मोमीटर अटैच करना है, अगर आपने स्विच अटैच करने हैं, तो जस्ट आपने उनको पिक करना है और अटैच कर देना है। तो जहाँ पे आपने कंट्रोलिंग करवानी है वहां पर एक लेमैन को बेसिक प्रोग्रामिंग को समझने की जरूरत नहीं है। उसने जस्ट पिक करना है और प्लेस कर देना है और आप लोग इजीली रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है। जस्ट आइकन को पिक करना है और प्लेस कर देना है। और फर्दर जो आइकन्स है उनकी रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत ज्यादा रियल लाइफ से में मौजूद जो है आपके पास इक्विपमेंट से है। तो एक लेमैन को ये पता है कि ऑसिलोस्कोप ऐसी नजर आती है, नॉब ऐसा नजर आता है, थर्मोमीटर ऐसा नजर आता है। वो जस्ट पिक करेगा और जो प्लेस कर देगा और कंट्रोलिंग एक्शन परफॉर्म कर सकेगा जो उसने परफॉर्म करवाने थे पहले अपने हार्डवेयर के थ्रू। तो इसलिए LabVIEW आइडियल है, क्योंकि इसमें ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस लैब में एक टेस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पायरोमेट्री टेस्ट ऑन LabVIEW सॉफ्टवेयर में। मीन्स हम लोग जो है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे, LabVIEW का प्रोग्राम डिजाइन करेंगे फॉर स्पायरोमेट्री टेस्ट। सो स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो मेजर करता है आपके एयर फ्लो को, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के एयर फ्लो को। डॉक्टर्स जो है यूजुअली यूज करते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट को इसलिए कि हम लोग डिटरमाइन कर सकें कि हमारे जो लंग्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। फर्दर मोर ये टेस्ट जो है वो मेजर करता है कि आपने एयर जो है वो कितनी इनहेल की है और कितनी एक्सहेल कर रहे हो और किस स्पीड से जो है एयर जो है वो एक्सहेल हो रही है। वर्नियर स्पायरोमीटर हम लोग इस लैब में यूज करेंगे स्पायरोमेट्री टेस्ट के लिए। सो वर्नियर स्पायरोमीटर इज बेसिकली डिजाइन टू मेक ह्यूमन रेस्पिरेटरी मेजरमेंट एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग मॉडरेट एक्टिविटी। वर्नियर स्पायरोमीटर जो है उसके अंदर एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर अटैच हुआ होता है जो बेसिकली प्रेशर का जो है डिफरेंस मेजर कर रहा होता है, इनलेट प्रेशर का और आउटलेट प्रेशर का। सो जैसे ही आपके पास वो प्रेशर डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस जो है आपके पास वोल्टेज में कन्वर्ट होके आपके NILVs बोर्ड से या जो भी आप लोग प्रोटोबोर्ड कनेक्ट कर रहे होते हो उसमें आपको वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट देता है। अब वर्नियर स्पायरोमीटर का अगर मैं बात करूं उसकी प्रेजेंटेशन की या रिप्रेजेंटेशन की, तो आपके ये इस पिक्चर के वेरी राइट हैंड साइड पे जो पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है वो वर्नियर स्पायरोमीटर है। उसके बाद आपके पास आता है डिस्पोजेबल बैक्टीरियल फिल्टर। आपको इस पिक्चर में जो सेकेंड पार्ट नजर आ रहा है वो है डिस्पोजेबल बैक्टीरियल फिल्टर, जो कि आपकी एयर को बैक्टीरिया से फिल्टर करके सेंड करता है आपके स्पायरोमीटर के अंदर। उसके बाद एक जो लास्ट आपको पार्ट नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे इस पिक्चर के, उसपे है कि डिस्पोजेबल माउथ पीस, वो पार्ट स्पायरोमेट्री का जो आप लोगों के मुंह से अटैच होता है। और इसके अलावा आप लोग एक नोज क्लिप जो हो वो अटैच करोगे अपने नोज पर जब आप लोग एयर को इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे। सेकेंड एलिमेंट जो हमें इस लैब में चाहिए वो है वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर।
ये हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो आपका सेंसर होता है और जो उसकी आउटपुट जहां से आपने पिक करनी होती है उस पर ये डिफाइंड नहीं होता कि सेंसर को आपने 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से देनी है, कहाँ से आप लोग सेंसर का ग्राउंड अटैच करोगे NI-LVIS के साथ, कहाँ से आप लोग जो हो आप सेंसर की आउटपुट जो है वो NI-LVIS के थ्रू अपने कंप्यूटर पर दोगे। ये सेंसर की आउटपुट पिन पर डिफाइंड नहीं होता। सो NI-LVIS पे सेंसर को कनेक्ट करना और वहां से सप्लाई लेना, ग्राउंड ब्लॉक से उसको अटैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसको इजी बनाने के लिए NI-LVIS पर डायरेक्टली सही पोजीशन पे अटैच करने के लिए अपने सेंसर को या स्पायरोमीटर को आप लोगों को वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर चाहिए होता है, जो कि एक्यूरेट लाइंस प्रोवाइड करता है आपके सेंसर की या स्पायरोमीटर की कि वो कनेक्ट हो सके NI-LVIS बोर्ड से। और NI-LVIS बोर्ड को जो है आप फर्दर अटैच कर सको अपने पीसी पे और उससे आप लोग आउटपुट्स को एनालाइज कर सको। सो वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर की 6 पेन्स होती हैं जिस तरह से आपके स्पायरोमीटर की होती हैं। स्पायरोमीटर की भी 6 पेन्स होती हैं। आप तक स्पायरोमीटर को इस प्रोटोबोर्ड के अंदर अटैच करोगे और इस प्रोटोबोर्ड के कनेक्शन करोगे अपने NI-LVIS से। सो NI-LVIS से फिर आपके सेंसर को जो है 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, उसको जो है ग्राउंड ब्लॉक मिलेगा, उसकी आउटपुट आप इजीली कैप्चर कर सकोगे। मींस उसको पर्टिकुलरली इजीली आप लोग जो हो NI-LVIS से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू यूजिंग बेसिकली NI वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर। 6 इसकी पेन होती हैं। एक फर्स्ट वन जो पेन है जिससे आपका बेसिकली डाटा आ रहा होता है, सेंसर की आउटपुट आ रही होती है। सेकेंड पेन जो है वो 5 वोल्ट की सप्लाई है जो सेंसर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। देन आप इसकी आईडी डिफाइन करते हो। देन फोर्थ नंबर पे रेजिस्टेंस है जो कि वेरी हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू योर सेंसर आउटपुट। देन आपके पास ग्राउंड का ब्लॉक है। लास्ट पर जो पेन है इसकी वो है सेंसर की सेकेंड आउटपुट। सो क्या करते हैं, सेंसर को इसके अंदर जो है वो अटैच कर देते हैं, इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं NI-LVIS बोर्ड पे। सो सेंसर को इस प्रोटोबोर्ड कनेक्टर के थ्रू 5 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही होती है, ग्राउंड का टर्मिनल भी मिल रहा होता है और आप इजीली अपनी आउटपुट को NI-LVIS के थ्रू कंप्यूटर पर शिफ्ट कर सकते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लैब परफॉर्मेंस पार्ट। इस लैब में वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन को समझने के लिए, किसी भी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए कि उसके किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हम लोग जो है एक स्पायरोमीटर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं लैबवे की कोलैबोरेशन से और जो है NI-LVIS की कोलैबोरेशन से और वर्नियर स्पायरोमीटर की कोलैबोरेशन से। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट हमारे पास है वो है NI-LVIS बोर्ड, उसको यूटिलाइज करेंगे। वो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है कि आप लोग अपने सेंसर से डाटा पिक कर रहे हो, ठीक है, सेंसर आपको डाटा दे रहा है, वो आप लोग सेंसर जो हो स्पायरोमीटर जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है उसको आप जो हो NI-LVIS के अंदर जो है वो अटैच कर दोगे। उसके बाद जो है NI-LVIS उस सेंसर को इनपुट भी देगा 5 वोल्ट की, ग्राउंड ब्लॉक भी देगा। इसके अलावा वो जो सेंसर उसने जो आउटपुट ली है, जो चीज मैयर की है, उसको आपके कंप्यूटर तक भी शिफ्ट करेगा। अब जैसे इस क्लास में हम लोग जो है वो स्पायरोमीटर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने अपने जो एयर को इनहेल करना होता है, एक्सहेल करना होता है। हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे लंग्स जो है वो सही से वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्पायरोमीटर को जो है NI-LVIS बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। NI-LVIS बोर्ड उसको 5 वोल्ट की सप्लाई भी देगा, उसको ग्राउंड ब्लॉक भी देगा और उसको मेरे पीसी से अटैच भी करेगा। अब जो चीज उस पायरोमीटर ने मैयर की है, मतलब मेरा फ्लो रेट जो मैयर किया है, मैं जितनी एयर को इनहेल कर रही हूँ और जितनी एयर को एक्सहेल कर रही हूँ और मेरे लंग्स का वॉल्यूम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है इनहेल और एक्सहेल करने से, जो चीज उस सेंसर ने मैयर की है, स्पायरोमीटर ने जो चीज मैयर की है, NI-LVIS उस मैयर चीज को मुझे ग्राफ्स की फॉर्म में लैबव्यू सॉफ्टवेयर पर दिखाएगा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का। To perform the spirometry test on LabVIEW software, we have to move towards the two main windows of the LabVIEW software. We know that LabVIEW software has a block diagram and also has the front panel. So functionality जनरेट करने के लिए हम लोग जो है वो ब्लॉक डायग्राम की तरफ शिफ्ट होंगे सबसे पहले।
तो अगर आप देखें वेरी लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लॉक डायग्राम के, तो फिजिकल चैनल एक ब्लॉक अवेलेबल है। फिजिकल चैनल बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक है जो कि आपके NA-LVIS बोर्ड की पोर्ट का कनेक्शन करता है आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से। मीन आपके NA-LVIS बोर्ड पे जो सेंसर कनेक्ट है उसके आउटपुट पे जो डेटा आ रहा है वो आपको फिजिकल चैनल के थ्रू उसकी आउटपुट, उस सेंसर की आउटपुट जो है फिजिकल चैनल के थ्रू आपके पीसी पर मिलती है। मीन्स ये आपके पास इनपुट सेक्शन है अपनी फर्दर प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सैंपल रेट अवेलेबल है। डेफिनेटली इस फिजिकल चैनल से मेरे पास जो डेटा आ रहा होगा वो एनालॉग में होगा, तो उसको पर्टिकुलरली जो है डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमें अपने कंप्यूटर पर रिजल्ट्स मिल सके, मुझे सैंपल्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैं सैंपल रेट डिफाइन करूंगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट का एक ब्लॉक अवेलेबल है, न्यूमेरिक कंट्रोल अवेलेबल है। लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों यूज करें कि मैं कहती हूँ कि मैंने अपने स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है उसको 30 सेकेंड्स में परफॉर्म करना है, या मैं कहती हूँ कि 50 सेकेंड्स में परफॉर्म करना है। तो जितने सेकेंड्स में मैंने उस टेस्ट को परफॉर्म करना है वो मैं लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट में डिफाइन करूंगी। देन उसके बाद जो फिजिकल चैनल से मेरे पास डेटा आ गया, वो मेरे पास जो है डैक मैक्स के थ्रू जो है वो डैक मैक्स जो अपने अंदर कंसीडर कर लेगा। डैक क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का एक ब्लॉक है। जो फिजिकल चैनल से आपके पास डेटा आ रहा था उसने जो है वर्चुअल चैनल के थ्रू डेटा को पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लॉक पल्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फिजिकल चैनल से जो डेटा आ रहा था उसको पर्टिकुलरली जो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब अपने फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए उस डाटा की आप लोगों को एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस क्लॉक पल्स का ही सैंपल रेट होगा। तो क्लॉक पल्स प्रोवाइड करोगे उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, देन आपके पास से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्लॉक पल्स मिल जाएगी। प्रोसेस को स्टार्ट करने के यहाँ पे स्टार्ट का हमने ब्लॉक लगाया हुआ है। यहाँ से हमें क्लॉक मिल रही है जिससे एकदम 0 से 1 होना है। मतलब मेरा फिजिकल चैनल से डेटा आया, डैक मैक्स ने उसको अपने अंदर कंसीडर किया, डिजिटल में कन्वर्ट किया। उसके बाद आप क्लॉक पल्स जनरेट करोगे कि मेरा डाटा जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो है मैं डायरेक्टली 0 से 1 पर शिफ्ट हो रही हूँ, मतलब डिजिटल डाटा मिल चुका है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करना, इसको प्रोसेसर पे रीड करना जो है वो स्टार्ट कर दो। तो स्टार्टिंग का जो फंक्शन है वो इस ब्लॉक से आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो भी लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब टाइम जिसमें हमने अपने एक्सपेरिमेंट को रन करना होता है, वो हम सेकेंड्स में डिफाइन करते हैं। अब स्पायरोमेट्री के अंदर जो है, एक तो आप लोग फ्लो रेट को मेजर कर रहे हो, एयर कितनी इनहेल की है और कितनी एक्सहेल की है, उसका क्या फ्लो रेट है। और सेकेंडली आप लोग वॉल्यूम देख रहे हो एयर का। सही है, तो दो पैरामीटर्स हैं, तो उन सब के अकॉर्डिंग एक्स एक्सेस होंगे। एक्स एक्सेस आप लोग किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे? लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक ये प्रॉपर्टी नोट अटैच है और एक ये प्रॉपर्टी नोट अटैच है। ये जो है फ्लो रेट के लिए है, ये जो है वॉल्यूम के लिए है। इसका क्या मकसद होता है कि अगर मैंने एक दफा लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट 10 सेकेंड्स डिफाइन कर दिया कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो 10 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो 10 सेकेंड्स का रीड होने के बाद आप हिस्ट्री खोलते हो और फिर दोबारा से जो है अपना दोबारा प्रोग्राम को रन करते हो। एक दिन आपने 10 सेकेंड्स प्रोग्राम चलाया, अगले दिन फिर से जो है अपना प्रोग्राम रन करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम मैं यूज करी हूँ 30 सेकेंड्स, तो मुझे एक्स एक्सेस का मैक्सिमम स्केल डिफाइन करना होगा, मल्टीप्लाई डिफाइन करना होगा, ईच एंड एवरी थिंग्स जो है वो चेंज करनी होगी अपने न्यू लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट के टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉपर्टी नोड जो है बेसिकली यहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि अगर मैंने कभी अपने आउटपुट को रन किया था उस टाइम जो एक्सेस डिफरेंट था, अब जो मैं चला रही हूँ वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रोग्राम को एडजस्ट करने का काम है। ठीक है, इनका इन प्रॉपर्टी नोड्स का, इसका और इसका। फर्दर वो यहाँ पर फॉर लूप अटैच है। आई बेसिकली आइट्रेशन को शो कर रहा है। हर दफा जो एक्स एक्सिस का स्केल मेरे पास आ रहा है वो आइट्रेशन है, एंड जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशन है। नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या है? मेरा लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट कि मैंने कितनी दफा आउटपुट लेनी है। नंबर ऑफ आइट्रेशन मेरे पास कितनी है? वो उतनी है जितना मेरा लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ये वाली लूप है, ये बेसिकली मेरे पास वाइल लूप है। सही है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगी कि
मैं जो हूँ अपने डेटा, मुझे यहाँ से जो स्टार्ट का मिल रहा था उसको मैं अपने प्रोसेसर के अंदर रीड करना स्टार्ट कर दूंगी। प्रोसेसर डेटा रीड करेगा। उसके बाद जो है मेरे पास ग्राफ्स आएंगे। यहाँ पर दो ग्राफ्स है मेरे पास, एक फ्लो रेट है और दूसरा जो है वॉल्यूम है। तो फ्लो रेट का डेटा क्या है, प्रोसेसर ने मेरा डेटा रीड कर लिया। उसके बाद आपका प्रोसेसर जो है वो आपको अरे की फॉर्म में जो है फ्लो रेट शो करवाएगा। सही है। अरे की फॉर्म में ही फ्लो रेट शो कराएगा और अरे की फॉर्म में ही आप लोगों के पास जो है आपको शो करा रहा होगा वॉल्यूम। सही है। तो यहाँ से ये वाले जो पोर्ट मुझे मिल रहा है ये बेसिकली मेरे पास वॉल्यूम का है और ये वाला जो मिल रहा है ये मेरे पास फ्लो रेट का है। तो प्रोसेसर ने डाटा रीड कर लिया, उसने फ्लो रेट भी बता दिया और वॉल्यूम भी बता दिया। अब यहाँ पर ये मैंने सब व्यय अटैच की दिया, व्यय के अंदर एक और व्यय अटैच की दिया। इसको अटैच करने का बेसिकली मकसद क्या है कि मैंने जो है यहाँ पे जो अरे की फॉर्म में डेटा आ रहा था उसको पर्टिकुलरली वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम के यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये सब वी मैंने अरे को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए अटैच की दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स के ब्लॉक्स हैं, ये वाला और ये वाला। ये वॉल्यूम के स्टेटिस्टिक्स को शो कर रहा है और ये फ्लो रेट के स्टेटिस्टिक्स को शो कर रहा है कि मैं अपने अंदर एयर इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ, उसका क्या रेट है। और वॉल्यूम जो है मेरा, जब मैं इनहेल करती हूँ एयर तब क्या मेरे लंग्स का वॉल्यूम होता है, जब एक्सहेल करती हूँ तब क्या लंग्स का वॉल्यूम होता है। उनके स्टेटिस्टिक्स को मतलब ग्राफ से पर्टिकुलरली मैक्सिमम वैल्यूज इनहेल और एक्सहेल की दिखा रहा है। और ये वाला भी स्टैटिस्टिक्स जो है पर्टिकुलरली जो आपके फ्लो रेट के ग्राफ से मैक्सिमम एक्सहेल रेट और मिनिमम एक्सहेल रेट जो है वो डिटेक्ट करके आपको दिखा रहा है। जो डाटा अब आपके प्रोसेसर ने रीड किया था, जिसने सारा ये वाला काम किया है, तो उसने ही अपने अंदर अपने इस वाले ब्लॉक के थ्रू अपने प्रोसेसर पे अपने डाटा को राइट करना है। ठीक है। तो आपने डाटा रीड कर लिया तो यहाँ पे आपका डाटा जो है वो राइट हो रहा है। ये वाला जो है वो बेसिकली फ्लो रेट के लिए है और ये वाला जो है वो वॉल्यूम के लिए है कि आपने जो डाटा प्रोसेसर के थ्रू रीड किया था उसको आपने राइट करना है, वॉल्यूम के डाटा को अपने प्रोसेसर पर राइट करना है, इसने भी फ्लो रेट के डाटा को अपने प्रोसेसर पे राइट करना है। सेकेंडली यहाँ पे एक और आइकन कनेक्टेड है डिले का। तो ये होता है टाइम डिले का, मतलब हर क्लॉक पल्स जो है वो 100 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन के बाद अकर हो रही होगी। तो मुझे जो है अपना आउटपुट में डिले देना है तो वो मैं इस ब्लॉक के थ्रू दे सकती हूँ। अब ये मेरी थी ब्लॉक डायग्राम। अब प्रॉपर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स के लिए हमें हमेशा फ्रंट पैनल की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। तो हम लोग फ्रंट पैनल की तरफ चले जाएंगे। फ्रंट पैनल पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास दो ग्राफ्स अवेलेबल है, एक है फ्लो रेट वर्सेस टाइम का और दूसरा है वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सहेल रेट, फ्लो रेट जितना आ रहा होगा वो मुझे नजर आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम इनहेल रेट मुझे नजर आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सहेल वॉल्यूम मुझे मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम इनहेल वॉल्यूम मुझे नजर आएगा। फिर यहाँ पर जो है मैं फिजिकल चैनल डिफाइन करूंगी कि मेरा एनालिसिस किस का जो पोर्ट जो है वो किसके किस जगह से अटैच है। फर्दरमोर यहाँ मैं लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट को सेकंड्स में डिफाइन करूंगी, यहाँ पे मैं सैंपल रेट डिफाइन करूंगी। सो इस तरह से हम जो है लैबोरेटरी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर हमने स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। हमारे पास वर्नियर स्पायरोमीटर है। अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करती हूँ तो आपके पास सबसे पहले जो है इसके 4 पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है वर्नियर स्पायरोमीटर। ठीक है। वर्नियर स्पायरोमीटर के इस पोर्शन के अंदर प्रेशर ट्रांसड्यूसर इंप्लीमेंट हुआ होता है जो बेसिकली इनहेल हुआ जो आपके पास आ रही होती है एयर, उसका प्रेशर और जो एक्सहेल प्रेशर होता है उसको उसका डिफरेंस मेजर कर रहा होता है। ठीक है। और इसकी आउटपुट टर्मिनल जो कि ये वाला है इसमें आपको वोल्टेज की फॉर्म में डाटा मिलता है। ठीक है। और सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ ये है मीटर। सेकेंड पार्ट आपके पास ये वाला है, ये बेसिकली होता है आपके पास वर्नियर स्पायरोमीटर बैक्टीरियल फिल्टर। जो भी एयर आ रही होती है उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको रिमूव करने के लिए होता है। थर्ड पार्ट ये वाला व्हाइट पार्ट है जो कि बेसिकली आपके पास माउथ पीस होता है, वर्नियर माउथ पीस, जिसको आप अपने मुंह के अंदर रखते हो और एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हो। ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट होता है, ये होता है नोज पेन। आप नोज पे अटैच करते हो इसको और जो है एयर और इनहेल और एक्सहेल को मेजर कर रहे होते हो। ठीक है। ये बेसिकली 4 पार्ट्स हैं और आपके पास ये स्पायरोमीटर है।
पास वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर है जो कि बेसिकली आपके सेंसर को एक लाइन प्रोवाइड करती है कि वो NI-LVIS से कनेक्ट हो सके। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ स्पायरोमीटर सेंसर की, स्पायरोमीटर की, तो यहाँ पे इसकी 6 पिन्स अवेलेबल हैं, पर हमें नहीं पता कि कौन से पिन ग्राउंड है, कौन से पिन जो है वो सप्लाई से कनेक्ट होनी चाहिए और कौन से पिन से हमें सेंसर की आउटपुट मिलने वाली है। तो जो इस सेंसर के थ्रू NI-LVIS से इनपुट लेने के लिए, उसके आउटपुट को एनालाइज करने के लिए हमने पर्टिकुलरली कुछ लाइन से NI-LVIS की उसको अटैच करना चाहिए। उसको सेंसर को प्रॉपरली NI-LVIS से अटैच करने के लिए हम लोग जो हैं वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर, ये बेसिकली डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी 6 इनपुट्स हैं। S1 G2 अगर सेंसर की सेकेंड आउटपुट आ रही है तो वो आप यहाँ अटैच कर सकते हो। इसके अलावा ग्राउंड है सेंसर का, उसको अटैच कर सकते हो। रजिस्टर जो है वो सेंसर की चेंज करें, उसको अटैच कर सकते हो। इसके अलावा ID है, उसका ऑप्शन है। 5 वोल्ट जो सप्लाई देनी है सेंसर को वो कर सकते हो। और S1 G1 सेंसर की फर्स्ट आउटपुट है। तो बेसिकली ये होता है वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर जो कि लाइन प्रोवाइड कर रहा होता है आपके सेंसर को कि वो कनेक्ट हो सके आपके NI-LVIS बोर्ड से। लैब क्या है कि आप लोगों ने NI-LVIS बोर्ड को यूटिलाइज करना है, उस पर टेम्परेचर सेंसर को अटैच करना है और वो टेम्परेचर सेंसर जो है वो ह्यूमन बॉडी की फिंगर टिप का टेम्परेचर मेजर करेगा और आपके पास ग्राफ्स जो हैं वो कंप्यूटर पे नजर आएंगे। अब NI-LVIS बोर्ड क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम फर्स्टली देख लेते हैं। NI-LVIS बोर्ड आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये आपके पास NI-LVIS बोर्ड है। सही है, ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी है जिसका एक बोर्ड है। ठीक है, एल्विस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंजीनियरिंग लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सूट। ठीक है, तो क्यों हम लोग इस बोर्ड को यूटिलाइज करें यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसने रिप्लेस कर दिया है सारे डेस्कटॉप इक्विपमेंट्स को। ठीक है, जितने भी पहले हम लोगों को क्या होता था कि फंक्शन जनरेटर चाहिए होता था अपनी जो है एनालॉग इनपुट देने के लिए, इसके अलावा हमें ऑसिलोस्कोप अटैच करना पड़ता था, इसके अलावा हमें मल्टीमीटर चाहिए होता था, बोर्ड एनालाइजर चाहिए होता था, पावर सप्लाई सेपरेटली चाहिए होती थी, तो डिफरेंट इक्विपमेंट चाहिए होते थे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है जिसके अंदर ऑसिलोस्कोप, बोर्ड एनालाइजर, सारी चीज़ें जो है वो एक ही बोर्ड के अंदर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन जनरेटर चाहिए तो आप सेपरेटली उसको कनेक्ट करो। आपके पास इस डिवाइस के अंदर फंक्शन जनरेटर भी अवेलेबल है, इसके अंदर ऑसिलोस्कोप भी अवेलेबल है, इसके अंदर फ्यूज भी अवेलेबल है, इसके अंदर पावर सप्लाई भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। आपने जस्ट ये बोर्ड पिक करना है और इसको आपने यूज करना है अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये किन दो पार्ट्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है ब्लू वाला जो आपको फर्स्ट पे नजर आ रहा है। ठीक है, और नीचे वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मेरे पास जो है NI-LVIS सीरीज का एक बेंचटॉप वर्क स्टेशन है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन व्हाइट वाला है और ये जो ऊपर वाला है ये NI-LVIS सीरीज प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है। क्यों हम जो ब्लू वाला पार्ट है इसको अटैच करते हैं, किस तरह से अटैच करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको बात करूँ तो आप इसको सेपरेटली जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग बोर्ड को अपने NI-LVIS के बेंच से। ठीक है, बेंच से। तो किस लिए हम अगर बात करते हैं कि हम लोग क्यों इसको यहाँ पर यूटिलाइज करें, तो वो हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज करने का मकसद ये है कि हम लोग जो इस ब्लू वाला जितना भी पार्ट है इस पर जो है आप लोग कनेक्शंस कर सकते हो, अपना सर्किट बना सकते हो। ठीक है, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट केबल्स, स्कोप्स, फंक्शन जनरेटर, वेरिएबल सप्लाई, बोर्ड एनालाइजर का काम करवा सकते हो। ठीक है, तो क्या करता है व्हाइट पार्ट जो है, इस पे आपके पास एक ब्रेडबोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, उस पे आप अपने सर्किट बनाओगे, सेंसर्स लगाओगे, जो आप लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करना है, जो इनपुट्स आउटपुट्स देनी है वो यहाँ से अटैच करोगे। अब उन इनपुट आउटपुट को जो आपने सप्लाई देनी है और जो आपने ऑसिलोस्कोप्स वगैरह के थ्रू आउटपुट को एनालाइज करना है, उसके कनेक्शंस जो है वो आप लोग इन व्हाइट वाले बोर्ड पे अवेलेबल पिन से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अब इन पिन्स की बात करूं कि यहाँ पर क्या क्या कुछ अवेलेबल होता है आपके पास, तो अगर ये आप लोग सबसे पहले एनालाइज करो तो यहाँ पर आपके पास ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इसके ये एक स्विच है। जैसे ही मैं अपनी पावर सप्लाई को पीछे से ऑन करती हूँ, ठीक है, मैंने अपने पावर सप्लाई को यहाँ से पीछे से ऑन किया है, तो और इस स्विच को ऑन करती हूँ, सही है।
तो इस स्विच को मैंने फ्लिप किया, तो फ्लिप करने के बाद मेरे पास क्या होगा, प्रोटोटाइपिंग बोर्ड जो है ग्रीन कलर की एलईडी आपको नजर आ रही है, वो बेसिकली ये शो कर रही है कि पावर जो है वो मिल चुकी है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है इस बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। अब अगर मैं बात करती हूँ NI Elvis बोर्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल पावर सप्लाई का एक ब्लॉक अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग जो हो वेरिएबल पावर सप्लाई जो दे सकते हो, 0 से पॉजिटिव 12 वोल्ट और 0 से नेगेटिव 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैं बात करती हूँ अगर फंक्शन जनरेटर की, तो एम्पलीट्यूड आपने चेंज करना है, अपनी इनपुट सिग्नल का फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, तो वो यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपके पास फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक अवेलेबल है, जिसके जो आप लोग वो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्कोप्स के चैनल्स 2 अवेलेबल हैं, यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक अवेलेबल है, यहाँ पर फ्यूज अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ से आप एनालॉग पिन्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो हो डिजिटल पिन्स को कनेक्ट कर सकते हो, 23 चैनल्स होते हैं, मतलब 23 टाइप्स की डिजिटल इनपुट्स दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग डिजिटल आउटपुट्स को एनालाइज कर सकते हो। फर्दर मोर यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे पावर सप्लाई दे सकते हो, पॉजिटिव 15 वोल्ट, नेगेटिव 15 वोल्ट और पॉजिटिव 5 वोल्ट ग्राउंड, किसी पावर सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग इम्पीडेंस को एनालाइज करना है अपने सर्किट की, फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट करना है, तो इन पोर्ट्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करती हूँ फंक्शन जनरेटर की इनपुट्स को अटैच करने की, तो यहाँ से फंक्शन जनरेटर की इनपुट्स को वो आप लोग अटैच कर सकते हो। एनालॉग सेंसर्स जो है आपके पास 7 अवेलेबल है, 7 एनालॉग पिन्स जो है, मतलब इनपुट्स जो है वो आप दे सकते हो यहाँ पर। ये प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है आपके पास, जिसके ऊपर आप लोग जो कोई भी सर्किट्स बनाते हो जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। जैसे आज के लिए में हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तो मैं जो हूँ क्या करूँगी, अपने टेम्परेचर सेंसर को यहाँ पर माउंट कर दूंगी, ठीक है, इस वर्नियर एनालॉग प्रोटोटाइपिंग बोर्ड कनेक्टर के थ्रू, ठीक है। अपना सेंसर यहाँ पे कनेक्ट करूंगी इसके अंदर, सही है। और इस प्रोटोटाइपिंग बोर्ड के अंदर मैं जो है वो अटैच कर दूंगी इसको, मैं NI Elvis के कनेक्टर पार्ट पर, मतलब इस प्रोटोटाइपिंग बोर्ड जो है उस पर दे दूंगी, ठीक है। और इस बोर्ड जो है सीरीज प्रोटोटाइपिंग बोर्ड को जो है मैं अटैच कर दूंगी अपने NI Elvis बोर्ड के वर्क स्टेशन से, जो व्हाइट पार्ट है मेरा, ठीक है, उससे अटैच कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं चेक करूंगी कि मेरा जो NI Elvis बोर्ड है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है भी या नहीं, क्योंकि हमने अपनी वेवफॉर्म्स को बेसिकली कंप्यूटर पे एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक बोर्ड आपके पास अवेलेबल है, वायर्ड अवेलेबल है, ये वाली, इसके थ्रू जो हो आप लोग कंप्यूटर से कनेक्शन करते हो। इस पोर्ट को यहाँ से कनेक्ट करोगे और इस वायर को लेकर आके आप लोग जो अपने किसी पोर्ट से कनेक्ट कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये पोर्ट से कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। इसके बाद इस बोर्ड को सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो ये वाली जो पिन है इसको आप लोग जो अपनी AC पावर सप्लाई दे रहे होगे इस बोर्ड को बेसिकली ऑपरेट करने के लिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया स्विच को। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये दोनों स्विच ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला बटन है ये शो कर रहा है कि मैंने इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और मेरे बोर्ड को जो है वो पावर सप्लाई मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑरेंज और येलो टाइप की जो LED आपके पास अवेलेबल है वो ये शो कर रही है कि आपने USB कनेक्शन जो इस वायर के थ्रू अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करने के लिए किया था वो भी आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। मतलब आपका NI Elvis बोर्ड को पावर सप्लाई भी मिल रही है क्योंकि ग्रीन LED ऑन हो रही है और AC सप्लाई मिल रहा है इसको, और ऑरेंज LED ऑन हो रही है, वो ये शो कर रही है कि आपके पास जो है आपका बोर्ड कंप्यूटर से या लैपटॉप से आपके कनेक्टेड है। इसकी इंटरफेसिंग हो गई है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से और आप अपनी वेवफॉर्म्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने अपने स्पायरोमीटर को जो है वर्नियर स्पायरोमीटर को अटैच करना है अपने NI Elvis बोर्ड से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाली जो डिवाइस है मेरे पास, ये वाली वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर को अटैच कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये सेंसर उठाऊंगी, इसकी ये वाले पेन जो है इसको पिक करके इस डायरेक्शन में इसको मैं अटैच कर दूंगी, इस डायरेक्शन में बेसिकली मैं अटैच कर दूंगी। तो ये मेरा जो सेंसर है ये अटैच हो चुका है मेरे जो है अब स्पायरोमीटर से। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर के कनेक्शंस करूँगी। किस तरह से कनेक्शन करूँगी कि इसकी जो आउटपुट है बेसिकली वो मेरे पास आ रही है S1G1 से, ठीक है। तो S1G1 से जो मेरे पास आउटपुट मिल रही है वो मेरे पास ब्लू लाइन से आ रही है। तो ब्लू लाइन को मैं एक अपनी NI Elvis बोर्ड की जो है पॉजिटिव पिन से अटैच कर दूंगी। A10
थी पॉजिटिव पिन से मैंने उसको अटैच कर दिया जो मेरी सेंसर की आउटपुट आ रही थी। अब जो है सेंसर की जो है आउटपुट को पॉजिटिव एनालॉग पिन से अटैच किया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसी एनालॉग ब्लॉक का, उस नेगेटिव टर्मिनल को जो है मैं अटैच करूँगी ग्राउंड से। ये मैंने उसको ग्राउंड से अटैच कर दिया। अब सेंसर के ग्राउंड को भी अटैच करना है। एक और पिन जो मैं इसके साइड पे लूँगी, जो मैंने यहाँ पर बेसिकली ब्राउन कलर की ली हुई है, ये वाली पिन, उसको मैं उठाकर अटैच कर दूँगी अपने यहाँ पर ग्राउंड NILVIS के ग्राउंड से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड से ये अटैच है। उसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मैंने अपने सेंसर को देनी है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई मैं यहाँ से लूँगी और इसको अटैच कर दूँगी वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड के 5 वोल्ट से। तो क्या होगा, मैंने अपने स्पायरोमीटर को कनेक्ट कर दिया है वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर के थ्रू अपने NILVIS बोर्ड से, उसकी एनालॉग पिन से, उसके ग्राउंड से और उसकी पॉजिटिव सप्लाई से। If I will talk about the overall setup of our today's experiment, then सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि हमारे पास ये होना ज़रूरी है, चूँकि आपके पास स्पायरोमीटर है, वर्नियर स्पायरोमीटर। तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, इस पोर्शन पे अपना माउथ रखेगा और हवा को इनहेल करेगा और एक्सहेल करेगा। उसके बाद जो है हम इसकी ये वाली जो पेन है बेसिकली इसको, ये वाली, इसको हम अटैच कर देंगे इस वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर से। क्यों किया है, क्योंकि हमने NILVIS के थ्रू जो है लाइन प्रोवाइड करनी है, तो हमने इस सेंसर को अटैच कर दिया वर्नियर एनालॉग प्रोटोबोर्ड कनेक्टर के थ्रू NILVIS से, ग्राउंड दे दिया, जो है सप्लाई दे दी और एनालॉग पिन से अटैच कर दिया। तो ये NILVIS से हमारा सेटअप जो है वो अटैच है। अब इस पूरे NILVIS को हमने अपने कंप्यूटर से अटैच करना है। एक तो हम इसको इस टर्मिनल के थ्रू पावर सप्लाई दे रहे होंगे, यहाँ अटैच कर देंगे, और दूसरी ये वाली जो पिन है ये बेसिकली इंटरफेसिंग पिन है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर जो है वो अटैच कर रहे होंगे। ये जो है मेरी जो है पेन वो अटैच है। जो इंटरफेसिंग वायर है वो ये है, जो कि मेरे इस NILVIS बोर्ड को जो है कनेक्ट कर रही है मेरे PC से, ताकि मैं अपने रिजल्ट्स को LabVIEW सॉफ्टवेयर के फ्रंट पैनल पर एनालाइज कर सकूँ। To analyze the results of this experiment, I have to move towards the front panel of the LabVIEW software. फ्रंट पैनल पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्राफ जो है वो फ्लो रेट का है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड सेकेंड ग्राफ जो है वॉल्यूम का है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो रेट जो है वो बेसिकली शो कर रहा है कि आप कितनी एयर का जो इनहेल कर रहे हैं और कितनी एयर का जो फ्लो है जो आप एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जितनी एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसका फ्लो रेट मेजर कर रहे हो इस ग्राफ के थ्रू, और जितनी एयर जो है जो एक्सहेल कर रहे हो उसका ग्राफ जो है वो आप मेजर कर रहे हो। जितना आप लोग इनहेल करोगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, एक्सहेल करोगे तो ग्राफ नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक और चीज इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली आपके पास वॉल्यूम है, लंग्स का वॉल्यूम है, वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास। आप इन ग्राफ्स पर एनालाइज कर सकते हो कि आपके लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनहेल करने से एयर को और एक्सहेल करने से। इसके अलावा जितने भी इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं इन ग्राफ्स की, वो पर्टिकुलरली नीचे लिखी हुई आ रही है आपके फ्रंट पैनल पे। मैक्सिमम एक्सहेल रेट लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमम इनहेल रेट लिखा हुआ आ रहा है, इसके अलावा मैक्सिमम एक्सहेल वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमम इनहेल वॉल्यूम जो है वो लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। सो ये चीजें जो है ये आपके आउटपुट ब्लॉक्स में आ जाती हैं, और इनपुट पे आप लोग जैसे ही फ्रंट पैनल को रन करना होगा उससे पहले सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आप किस चैनल से NILVIS बोर्ड के कनेक्ट कर रहे हो अपने PC से। ठीक है, और सेकेंड चीज जो आपने डिफाइन करनी होगी वो लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि कितनी देर में आप ये स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने वाले हो। थर्ड चीज जो आपको डिफाइन करनी होगी तो सैम्पलिंग रेट होगा। सही है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट में दो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, एक फ्लो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दूसरा वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। From this experiment, we have learned about the basic concept of the virtual instrument designing in LabVIEW software. Furthermore, we have designed the spirometry test on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.